अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं, एक बार बताना मुझे। अच्छा सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो इम्पोर्टेंट जो बात है आज म्यूचुअल फंड में, आज म्यूचुअल फंड में बात करेंगे रिगार्डिंग दो और फंड मिला है। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारा फंड के बारे में बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज मैं और कुछ फंड के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फंड के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट है, इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर काफ़ी डिस्कशंस किए, डेब्ट बेस्ड फंड के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशंस किए। तो डिस्कशंस करते करते आज मैं आपके लिए सोचा कि इंडेक्स फंड और आर्बिट्रेज फंड आपको डिस्कस करके बताऊं। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी पॉपुलर दो फंड है, एक है इंडेक्स फंड जो बहुत ही पॉपुलर है, और दूसरा एक फंड है दैट इज आर्बिट्रेज फंड जो थोड़ा सा डेब्ट फंड और इक्विटी बेस्ड फंड से थोड़ा अलग है। ठीक है, मैं आपको बॉन्ड बॉन्ड बेस्ड फंड के बारे में भी बताया। ठीक है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे ले सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज का डिस्कशंस में रहेगा इंडेक्स बेस्ड फंड्स। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड फंड्स क्या है? ठीक है, इसमें एक बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटीज हैं, मतलब जो इंडेक्स फंड्स को बनाया है, जॉन बोगले। ठीक है, मतलब बेसिकली जैक, सॉरी जॉन नहीं, जैक बोगले। ठीक है, मैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिकॉज ये जैक बोगले या फिर इनको जॉन सी बोगले, ठीक है, दोनों नाम से बोला जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा जॉन और जैक में कंफ्यूज हो गया। जैक बोगले एज वेल एज नोन एज जॉन सी बोगले काफ़ी उम्रदार इंसान हैं, गुजर चुके हैं। ठीक है, 90 ऑलमोस्ट क्रॉस करके उनका डेथ भी हो गया है, मतलब अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, कंपनी है, जो दुनिया भर में इंटरनेशनली बहुत ही फेमस ब्रांड है। ठीक है, वैनगार्ड बोल के बहुत ही फेमस एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो उन्होंने ये इंडेक्स फंड के ऊपर बेसिकली कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था। इंडेक्स सुन के ही आपके मन में चल नहीं रहा है कि इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स निफ्टी? हेलो, हाँ मौसमी, इंडेक्स सुनते ही दो नाम एकदम हाँ सर। दिमाग में आ जाता है ना। इंडेक्स मतलब सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है, जिसको हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं ना डे टू डे बेसिस में, कि सेंसेक्स के ऊपर बेस करके मार्केट अप है कि डाउन है, हम लोग नॉर्मली इसको रेगुलर बेसिस में देखते रहते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली ये जो इंडेक्स फंड के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा अभी, ठीक है, वो इंडेक्स फंड एक्चुअली ये निफ्टी सेंसेक्स या फिर अलग अलग कंट्री में उनका जो इंडेक्स है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स चलता है, आपका लंदन में जैसे इंडेक्स चलता है, सभी कंट्रीज का अलग अलग इंडेक्स बनाया जाता है। सो बेसिकली पॉइंट इज दैट जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में, पॉपुलर इंडेक्स, उसको ट्रैक करते हुए फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ सर एक एक चीज़ समझाने का। तो चलो मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा और दूसरा मैं आपको आर्बिट्रेज के बारे में बताऊंगा। तो दो पॉइंट है, एक इंडेक्स फंड और दूसरा आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एक स्टॉक मार्केट में परचेज करके दूसरे स्टॉक मार्केट में सेल करना। ये आर्बिट्रेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सिखाया जाता है। जब आपको मैं इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाऊंगा तब तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बातचीत करूंगा। ठीक है, ऐसे आजकल सर फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी डेरिवेटिव इज वेरी पॉपुलर। मौसमी को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोगों को सर जॉब मिल रहा है आजकल इक्विटी डेरिवेटिव में। जैसे आप लोग अगर गोपी को जानते हो, ठीक है, भाई है, सुमित भाई को जानते हो, या फिर और भी बहुत सारे हैं। एक है सर, नाम मैं अभी बोल रहा हूँ उसका, चंद्रशेखर बोल के एक है सर जो दिल्ली में है अभी। तो इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम, म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्रैक करके अभी बैंक में काफ़ी अच्छे पोजीशंस में। गोपी को रिसेंटली सर मोतीलाल ओसवाल में मिला है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर आपका हाँ एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई किसी का एक्सपीरियंस है, जैसे चंद्रशेखर जी का थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो उन्होंने पहले आईडीएफसी बैंक में गया, उसके बाद वहाँ से सिक्योरिटी मतलब इक्विटी डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो एएस बैंक में गया, अभी सॉरी पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट में था, फिर वो बैंक में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना जॉब जर्नी स्टार्ट कर रहा है। एनआईएसएम क्रैक कर रहा है म्यूचुअल फंड में, एनआईएसएम क्रैक कर रहा है इक्विटी डेरिवेटिव में। सो मतलब स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर साथ में अगर आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर या फाइनल अगर किसी का है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट इंटर तक अगर किसी का क्रैक है, या फिर अगर कोई सिंपल बीकॉम एमबीए, ठीक है, बीकॉम इज ऑल्सो एनफ। ठीक है, बीकॉम के साथ भी एनआईएसएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट कर रहा है, मतलब बहुत सारे, मेरे को तो इस बार बोला था कि उनको
मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसी डायरेक्ट मेरे को वही बता रहा था कि कम से कम 20-25 रिक्वायरमेंट है अभी अभी के अभी। तो मेरे पास इतना स्टूडेंट नहीं था जिनके पास एनआईएसएम का 20-25 पढ़ाई किया हुआ नॉलेजेबल नहीं था। 4-5 जन थे, तो मैं 4-5 जन में से 2 जन को बोला, 2 जन गया था, 2 जन ही सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, तो जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया। तो आप लोग पढ़ते जाइए, नॉलेज भी बढ़ाते जाइए और साथ में एनआईएसएम का एग्जाम भी क्रैक करने के बारे में सोचते जाइए सर। ठीक है, जिसमें म्यूचुअल फंड 5 है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का है, लाइसेंस है, एक्चुअली ये सब एग्जाम लाइसेंस की है। फ्यूचर इक्विटी डेरिवेटिव का भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल पढ़ेगा वो बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट क्रैक कर पाएगा। ठीक है, मैं गाइड करते रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, नील, मौसमी, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे ज़रूरत होगा आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको गाइड करते रहूँगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का जो चर्चा है उसके बारे में मैं बातचीत करना चालू करता हूँ। ठीक है, नील, गुड इवनिंग नील। यस सर। तो सर, जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इंडेक्स फंड के बारे में आपको मैं बताने से पहले आपको कुछ इंडेक्स फंड मार्केट से दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई भी कंपनी का मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च कंपनी जो मार्केट में आपको फंड बेचते हैं। ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स, बहुत सारे हैं। ईटी, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, इनका भी एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं ईटी मनी से, इनका प्रेजेंटेशन अच्छा था तो मैं सोचा कि ईटी मनी से दिखा देता हूँ आपको। सो अगर आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जस्ट लुक एट हियर, लिस्ट ऑफ बेस्ट इंडेक्स फंड्स इन इंडिया रैंक्ड बाय लास्ट 5 इयर्स रिटर्न्स। दिखाई दे रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी सर, जो स्क्रीन में है क्या यस दिख सर। रहा है? ठीक है, तो ये एक डेटा है। इस डेटा से आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाएगा। आप इसको मतलब देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा फंड कैसा जा रहा है। अगर आप ईयर को चेंज करके 1 ईयर बेसिस में देखना चाहोगे तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 1 ईयर के बेसिस में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही बड़ा ब्रांड है सर, जिसमें अभी गोपी भाई या मतलब अनुभव ने जहाँ पर अभी शुरू किया है, सुमित तो पार्टनरशिप चालू किया है मोतीलाल के साथ, काफी दिनों से कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल या फिर एक्सिस निफ्टी, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी सर, मैं आपको बता नहीं सकता, जो आप लोगों को जॉब भी देने के लिए रेडी है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, जो मार्केट में फंड मैनेज करता है, दे आर ऑल्सो फंड मैनेजर। ठीक है, जैसे मैं आपको आईडीएफसी के बारे में बता रहा था। ठीक है, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट जो चंद्रशेखर जी के बारे में, चंद्रशेखर जी आईडीएफसी से स्टार्ट किया था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट फिर आईडीएफसी। तो आईडीएफसी का ही एक फंड है सर, निफ्टी फंड है, जो लास्ट इंडेक्स फंड जो रिटर्न क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फोर्टीन परसेंट के आसपास इंडेक्स फंड से रिटर्न जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आईडीएफसी निफ्टी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडेक्स फंड। ठीक है, निप्पॉन इंडिया ये भी बहुत फेमस है, पहले रिलायंस का था, बाद में निप्पॉन हो गया। सुमित, गुड इवनिंग सुमित। सुमित को मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ दादा, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। मैं इंडेक्स फंड और आर्बिट्रेज फंड पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा ओके सा ओके। मार्केट में क्या क्या इंडेक्स फंड है उसका एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अभी सबसे ज़्यादा 5 साल के हिसाब से रिटर्न जो जनरेट किया है, उसमें आईडीएफसी निफ्टी फंड का काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 14% आसपास इसका एवरेज रिटर्न है पर एनम। निप्पॉन इंडिया का है, ठीक है, सेंसेक्स के बेसिस में है, सेंसेस को ट्रैक किया है। अब ये किस तरह से ट्रैक होता है वही मैं समझाऊंगा। ठीक है, कि निफ्टी में ट्रैक कैसे करता है, सेंसेक्स में कैसे करता है, और इसको जिसने बनाया उसका क्या कॉन्सेप्ट था वही मैं डिस्कस करूंगा। उसमें भी 14% के आसपास रिटर्न आप देख सकते हो। ठीक है, HDFC का सेंसेक्स फंड देखो आप, ठीक है, 14% ऑलमोस्ट। यूटीआई, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली सबसे पहले म्यूचुअल फंड बनाया गवर्नमेंट का, ठीक है, यूटीआई, ठीक है, उसी का एक पार्ट अभी भी चल रहा है। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 14%। टाटा, टाटा का भी है सर, टाटा इंडेक्स फंड निफ्टी फंड। ठीक है, तो बेसिकली वही है जो मैं आप बता रहा था। अभी मैं सुमित का बात कर रहा था, सुमित, गोपी, सबका बात कर रहा था कि आप लोग किस तरह से कंपनीज के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हो, वही बात मैं कर रहा था। ओके, चलो सर, मैं आपको एक एक करके अभी फंड के बारे में बताता हूँ। ठीक है,
तो चलो सर फंड के बारे में क्या बात करना है, इंडेक्स फंड, ठीक है। तो जब बात है इंडेक्स फंड का, तो इंडेक्स फंड क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो लास्ट जितना सारा चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपको मैं थोड़ा सा गो थ्रू करा दूं एक बार, मतलब ये तो एक पर्सनल फाइनेंस का भी डिस्कशन मैंने आपको स्टार्टिंग से कर रहा हूँ कि अगर आपको रिटायरमेंट करने के टाइम पे लोगों को बहुत फंड का जरूरत पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग और काम नहीं करता ना। तो मैं पर्सनल फाइनेंस का मैथ्स आपको बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ, ठीक है, रिटायरमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया कि आप अपना सॉल्यूशंस जो है म्यूचुअल फंड में दे सकते हो। जिनको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कॉन्फिडेंस प्रॉपरली नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। जिनको टाइम नहीं है वो भी कर सकता है। तो जिसमें आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बताया, इक्विटी फंड्स के बारे में बताया, डेब्ट फंड्स के बारे में बताया, अलग अलग इक्विटी डेब्ट सभी चीज़ों के बारे में बताया। बात करते करते हम लोग बहुत दूर पहुंचे सर। लास्ट हम लोग डिस्कशंस किए थे इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स पे। अभी मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ सर इंडेक्स फंड्स पे, आर्बिट्रेज फंड पे। फिर मैं धीरे धीरे आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेशंस, रोलिंग रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स के बेसिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड में बेंचमार्किंग कैसे देखोगे, म्यूचुअल फंड में बीटा, रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस आगे आगे बाकी है। सो अभी आपको पेशेंस रखना होगा 2-4 क्लास और, तो फिर धीरे धीरे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट अबाउट म्यूचुअल फंड गैदर हो जाएगा, जिसके थ्रू से आप एज एन इन्वेस्टर्स, एज ए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, म्यूचुअल फंड 5A का एग्जाम जैसे सुमित प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग और भी हैं जो रिकॉर्डेड लेके प्रिपेयर कर रहा है। तो आप लोग भी करते रहिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाइए, एज ए एडवाइजर भी आ जाइए, बहुत हेल्प होगा। হ্যালো। हाँ बोलो सुमित। হ্যাঁ দাদা, ওইটাই বলছিলাম, কেউ যদি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিতে চায় বলবে, ঠিক আছে, আমি अच्छा, প্রোভাইড করে দেবো। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेगा मैं सुमित से कम्युनिकेट करा दूंगा। ओके सर। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप म्यूचुअल फंड का नॉलेज को पहले गैदर करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज आप जब किसी को रिकमेंड करोगे कि म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड चूज करना है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन द मार्केट, है ना। देखिए आप, मैं कितना सारा सिर्फ आपको आर्बिट इंडेक्स फंड में ही मैं कितना सारा दिखाया। अच्छा ये आर्बिट्रेज फंड है, आर्बिट्रेज में भी आप देखो, इसमें भी यूटीआई आर्बिट्रेज, बड़ौदा बीएनपी परिबस आर्बिट्रेज, ठीक है, मौसमी नील दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को भी, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज, ठीक है, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज, एक्सिस आर्बिट्रेज, एडलविस। हेलो, अरे बोलो सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे है ना। तो देखो कंपनी बहुत सारा है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो मार्केट में अपना अपना फंड बना के लोगों को फंड में पैसा देने के लिए बेसिकली अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आप किसी को एडवाइस करोगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि क्यों इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई फंड चूज करना है तो उस फंड को क्यों चूज करे, किस, अगर लोगों का रिक्वायरमेंट कैसा है, डेब्ट फंड इक्विटी फंड में डिफरेंस क्या है, लोग आपको पूछेगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको नॉलेज रखता है कि ताकि आप क्लाइंट को एक, मतलब एक परफेक्ट फंड चूज करने में हेल्प करो। मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जब आप क्लाइंट हैंडल करोगे वो तो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और उसके साथ साथ आप खुद का भी कर सकते हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखाऊंगा, आप म्यूचुअल फंड में खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। देयर इज अ चैप्टर इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। लेकिन बिफोर दैट हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 5-7 कॉन्सेप्ट है जो हमें पहले सीख लेना पड़ेगा, फिर मैं आपको फाइनल करूंगा, फाइनलाइज में मतलब बेसिकली वो फाइनल स्टेज है, ठीक है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप खुद का एज वेल एज अपने क्लाइंट का या फिर रिलेटिव्स का, अपने फैमिली का, किसी का भी आप बना सकते हो। और उसके लिए आप खुद से भी करो, या फिर जैसे सुमित ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस गैदर कर रहा है, आप सुमित से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, चलो, सुमित है और भी है 2-4, मैं बता दूंगा आप लोग को। अच्छा, तो प्रीवियस 6-7 चैप्टर्स में वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड हाउ फंड वर्क्स। जस्ट टू रिकैप, म्यूचुअल फंड इज ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो याद ही है आप लोगों को, है ना, कि किस तरह से पूल बनाया जाता है। फिर उस फंड्स में अलग अलग रिलेटिव से पैसा लिया गया था, फिर उस फंड को म्यूचुअली एक जगह में इन्वेस्ट किया गया, जैसे कि डिफरेंट इक्विटीज में, बॉन्ड में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है, उसका क्रेडिट रेटिंग के बेसिस में, ठीक है। तो इसी तरह से पूल्ड इन्वेस्टमेंट है ये। तो व्हीकल दैट टेक्स योर मनी, ये एक तरह का व्हीकल्स है जो आपका पैसा लेता है
इन्वेस्ट एंड मैनेज इट ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ में म्यूचुअल फंड कंपनी आपका फंड को मैनेज करता है। एंड व्हाट डिस्टिंग्विशेस वन फंड फ्रॉम अनदर इज द मैनेजमेंट पार्ट। एक फंड से अलग दूसरा फंड अलग जो होता है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज that AMC employ, but broadly speaking you can categorize them as active और passive। मैं आपको समझाता हूँ। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज चलता है ना। जैसे ये देखो सर, ये सभी क्या, ये जो भी कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड, ठीक है, जो ऐसे तो टॉप 40-45 ब्रांड्स है मार्केट में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में जो भी एनालिसिस चलता है ये इनको क्या अलग करता है, इनका स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि किस फंड का क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट एएमसी एम्प्लॉय, बट ब्रॉडली स्पीकिंग इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो एक्टिव में और पैसिव में। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, ट्राइज टू बीट अ बेंचमार्क और डिलीवर अल्फा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का क्या काम होता है, वो बेंचमार्क को क्रैक करना चाहता है, बीट करना चाहता है, ठीक है। अब सवाल आपके सामने है कि सर बेंचमार्क क्या है, ठीक है, उसको बीट कैसे करेंगे। बेंचमार्क बहुत सारा हो सकता है। जैसे आपको मैं पराग पारिक से काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट शीट से, ठीक है, पराग पारिक को जस्ट मैं ऐसे ही उठाया था, ठीक है, तो इसलिए मैं न्यू और कोई फैक्ट शीट्स नहीं उठा रहा हूँ। जैसे ये पराग पारिक, ये भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में, एसेट मैनेजमेंट में। पराग पारिक का जनवरी फैक्ट शीट्स में उठाया था। जैसे इसका जो राजीव ठक्कर जी, इनका सीआईओ और डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर डायरेक्टर्स, इन्होंने भी काफी फंड को बिल्डअप किया है अभी तक, ठीक है। तो इनके पास और भी काफी सारा फंड मैनेजर है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इसका ये वाला जो फंड था, ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड था, ठीक है, हाइब्रिड फंड था, मैं आपको बहुत सारा फंड के बारे में बताया, टैक्स सेवर्स फंड था। इनका अलग अलग फंड मैनेजर है, अगर आप नजर डालोगे इनका अलग अलग फंड मैनेजर है। आप लोग भी अगर नॉलेज गैदर करते रहोगे अपना, आप लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का फंड मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। बट एक ही बात है सर, अपना सीएस सीएमए में ध्यान दो और एक एक करके एनआईएसएम क्रैक करते रहो, कंपनी के साथ जुड़ते रहो, ठीक है, आप भी अपना करियर बना सकते हो। ये मैं मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है। चार्टर्ड बनो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, साथ में एनआईएसएम का एक एक एग्जाम क्रैक करते जाओ, नॉलेज गैदर करते जाओ, आप भी बन जाओगे। अब कोई बोलेगा सर हम लोगों से नहीं होगा, तो नहीं होगा, अगर कोई बनना नहीं चाहता है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, इक्विटी फंड मैनेजर, डेब्ट फंड मैनेजर, अब अलग अलग चीजों में अपना एक्सपर्टीज बना सकते हो, ठीक है। नाउ मैं आपको इतना डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बेंचमार्क का बात है, ठीक है, बीट द बेंचमार्क और डिलीवर अल्फा। तो इन सिंपल टर्म्स अल्फा क्या होता है सर, इसे अल्फा बीटा ये सब तो ग्रीक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न अबव अ बेंचमार्क। तो अल्फा कैसे यूज किया जाता है, जैसे बीटा रिस्क फैक्टर को बताते हैं, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वहां पर हम लोग बीटा सिखाते हैं, या फिर एफएम में भी मैं बीटा का बहुत बात करता हूँ, है ना। तो बीटा फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, अल्फा भी यूज होता है। अल्फा क्यों यूज होता है, अल्फा यूज होता है इस तरह का, देखने में होता है इन्फिनिटी की तरह, ठीक है, या फिर कहीं पर ऐसा भी दिखता है ए की तरह, ठीक है। तो अल्फा यूज होता है एक्सेस रिटर्न अबव बेंचमार्क, ठीक है। तो बिफोर वी गो फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बेंचमार्क इज। तो आपके मन में चल रहा है ना सर कि सर बेंचमार्क क्या है, एंड व्हाई डू यू नीड अ बेंचमार्क, आपको बेंचमार्क क्यों चाहिए। Benchmark serve as a point of reference for measuring performance because you cannot look at the performance of a mutual fund in isolation। किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आप आइसोलेशन मतलब सिर्फ उसी फंड को देखते हुए आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर किसके साथ कंपेयर करोगे। एवरी म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इटसेल्फ टू एन इंडेक्स लाइक द निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एटसेट्रा। मतलब आपके लिए बेंचमार्क की तरह काम करेगा निफ्टी का टॉप 100 कंपनी, जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से एनएससी का जो निफ्टी है, जिसमें निफ्टी 50 नॉर्मली होता है, निफ्टी 100 बेस्ट कंपनीज, या निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एटसेट्रा, निफ्टी 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी इट ऑपरेट्स, किस कैटेगरी में वो कंपनीज काम कर रहे हैं। बेंचमार्क आल्सो गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द रिटर्न्स यू वुड हैव मेड इफ यू हैड डन नथिंग एंड जस्ट बॉट द इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स परचेस किया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है।
आप लोग जब इंडेक्स में भी ना फ्यूचर एंड ऑप्शन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको एनएससी के साइट में लेके गया सर, यहाँ पर चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जस्ट मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 का, ये गूगल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट थोड़ा सा भी चल रहा है डाउन फेज में, ठीक है, वो तो कभी डाउन होना कभी अप होना मार्केट का कैरेक्टर है, इसको लेके मैं अभी बात नहीं करूंगा। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी का रिटर्न परसेंटेज देखिए सर, ऑलमोस्ट 10%। क्या आपको दिखाई दे रहा है? लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी का रिटर्न परसेंटेज है 74%। क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी। यही से आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 1 ईयर में 9 to 10%, लास्ट 5 ईयर्स में 74%, ठीक है। तो ये कभी कभी मार्केट चमकाया है सबको, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा निफ्टी 50 की तरफ लेके चलता हूँ। क्या आपको निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है? मौसमी, सुमित, नील, प्लीज टेल मी सर, जस्ट फटाफट मुझे एक बार बताओ। ये देखो सर, सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, अगर आप निफ्टी मिड कैप 50, হ্যাঁ निफ्टी দাদা। मिड कैप, हाँ मिड कैप मीन्स, ओके सुमित, मिड कैप का मतलब होता है कि जो मीडियम कैटेगरी ऑफ कैपिटल के साथ आता है। ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ क्लास में कि मिड कैप कैटेगरीज में कौन से कंपनीज आ सकते हैं, उनका कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्मॉल कैप में भी है, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, स्मॉल मिड कैप 400, ठीक है। सेक्टर वाइज भी है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी एफएमसीजी, मतलब कैटेगरी वाइज कंपनी का, इसको थीम बेस्ड भी बोला जाता है, ठीक है, कि ये थीम है, एक एक थीम है। ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल कंपनीज है, बैंक मतलब बैंक्स है, बैंक में भी फर्क होता है, सरकारी बैंक का है, प्राइवेट बैंक का भी है, ठीक है। वो सभी चीजें ऐसे देखिए, थीमेटिक इंडिसेस में देखिए आप, कॉमोडिटी है, कंजम्पशन बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ग्रोथ सेक्टर्स है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स है, मतलब क्या क्या बताऊं मैं आपको। बेंचमार्क को देखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर आप ब्रिज कर दिए या आप बीट कर दिए, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। आपको समझ में आ रहा है ना सर? अब इसी बात को मैं आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं कि इंडेक्स फंड किस तरह से कंपनी चलाते हैं और किसने इसको बनाया और क्यों बनाया। ओके, so before we go further, it is important to understand what a benchmark is and why do you need a benchmark, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 100, उसका जो टोटल आज के रेट में रिटर्न है वो आप गूगल करने से आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको निफ्टी 50 दिखाया, आप बाकी खुद से सर्च करके देख लीजिए। Depending on the category it operates in, benchmark also give you an idea of the return you would have made if you had done nothing and just bought the index. आप सिर्फ इंडेक्स खरीदो, इंडेक्स में जितना कंपनी से उसमें परचेस किया आपने, इसका मतलब इंडेक्स बेस्ड फंड आपने परचेस किया। अब इंडेक्स बेस्ड फंड्स में परचेस करने का मतलब है कि इंडेक्स फंड्स जितना काम कर रहा है, क्या आपका परफॉर्मेंस ऐसा ही है कि नहीं है, या उससे ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीट करने के ऊपर कंपनी काम करता है। कंपनी चाहते हैं कि वो निफ्टी को भी क्रॉस कर जाए, वो सेंसेक्स को भी क्रॉस कर जाए, इसका मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। लेकिन जितना बोलना आसान है, वास्तव में इतना आसान नहीं है। कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है उसको क्रॉस करके दिखाए। इट्स नॉट ऑलवेज इजी। क्या सुमित, इजी है क्या? না দাদা। इट्स सीरियसली মানে नॉट इजी। এর জন্য ফান্ড ম্যানেজারের প্রচন্ড ধৈর্য লাগে, তার সাথে স্টক অ্যানালাইসিস আর হচ্ছে রিস্ক পাওয়ার। वेरी गुड सर। अब अभी आगे आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से निफ्टी 50 में भी 50-50 कंपनी है, निफ्टी 100 में 100 कंपनी है, 150 में देखो तो 150 कंपनी है। तो आपका फंड किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को चूज कर रहे हो वो किस फंड को चूज करेगा, ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो उसके बेसिस में आपका फंड बेंचमार्क को तोड़ के निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो सर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ है और क्या होगा। मतलब क्या हुआ है, मतलब एक्चुअली जिन्होंने ये इंडेक्स फंड को बनाया उन्होंने क्या सोचा था वो भी मैं बताऊंगा। जॉन सी बोगले या जैक बोगले, ठीक है, फेमस इन्वेस्टर्स माना जाता है सर इंडेक्स फंड का, मैं आपको बताता हूँ। सो बिफोर वी गो फर्दर to understand what a benchmark is and why do you need a benchmark serve as such. Now the job of the active manager,
एक एक्टिव मैनेजर जो फंड मैनेजर की तरह काम करता है सर मार्केट में या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, द जॉब ऑफ द एक्टिव मैनेजर इज टू डिलीवर रिटर्न्स ओवर एंड अबव द बेंचमार्क। समझ में आ रहा है सर? बेंचमार्क को क्रॉस करके रिटर्न जनरेट करो। He does this by actively picking stocks or based on various strategies and by deviating from benchmark to various degree. For example, one of the most widely used strategy among mutual fund is value investing. Value investing ये चीज कहाँ पढ़ाया जाता है सुमित? फंडा फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग तो यस सर, एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस है ना। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाया जाता है। सर वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? सर सिंपल कहा जाए तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा है, जैसे निफ्टी 50 में हीरो मोटर कॉर्पोरेशन है, टेक महिंद्रा है, पावर ग्रिड है, आईटीसी है, ओएनजीसी है, एसबीआई है, ब्रिटानिया है, कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, सान फार्मा, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, महिंद्रा महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ। हाँ बोलो सर बोलो। ভ্যালু ইনভেস্টিং এর সবথেকে বড় মানে বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে কি যে কোম্পানি একদম লোয়ার লেভেল থেকে যখন বাউন্স ব্যাক দেয় তখনই মানে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস যারা হয় ফান্ড ম্যানেজার তারাই ওই টাইমে বেশি পিক করে। যেমন আমি দেখছিলাম রিসেন্টলি যে ইয়েস ব্যাংকের বলো বা 3-4খানা স্টক আছে, যেমন ইয়েস ব্যাংক হলো, ট্রাইডেন্ট হলো, তারপর আরো 2-3খানা স্টক আছে। তো ডেলি 7 কোটির ওপর ভলিউম হচ্ছে, কিন্তু ডেলিভারিতে যখন এনএফসি রিপোর্ট দিচ্ছি তখন প্রতিটা ব্রোকারে যাও হিউজ মানে বাল্কে হিউজ পরিমাণ মানে কোয়ান্টিটি তুলছে, কিন্তু তারপরেও স্টকটা নেগেটিভ ফল করছে। মানে এই কারণ হচ্ছে কি যে যে টাইমে মানুষ মানে রিটেল ইনভেস্টর ভাবে যে আমি এক্সিট করে যাব, সেই টাইমে এই ভ্যালু ইনভেস্টিং যারা হয় বা এমসির যারা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে যারা থাকে ফান্ড ম্যানেজার, তারা এই টাইমে পারচেজ করে। আলটিমেটলি এটা মানে অল টাইম লোয়েস্ট প্রাইসেই পায়। তার উপরে যখন রিটেল ইনভেস্টর বেরিয়ে যায় সেটাও ফল করে, সেটাও একটা পজিটিভিটি কাজ করে মানে ফান্ড ম্যানেজারের কাছে, তখন আরো নেগেটিভে হয়ে যায়। তখন অটোমেটিক্যালি এবার পরে যখন সেই স্টকটা যখন বাউন্স ব্যাক দেয় তখন আবার মানুষ ইনভেস্ট করে, তখন আবার ওরা ওখান থেকে এক্সিট করে যায়। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। तो सुमित काफी कुछ समझ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड, आपका एनालिसिस सही है। सो मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रेटजी इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर देखो, कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस करो, ठीक है। फ्यूचर एनालिसिस कैसे करोगे? उसका बिजनेस को समझना पड़ता है। द मेन कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल एंड उस बिजनेस का फ्यूचर। हियर अ मैनेजर ट्राइज टू पिक स्टॉक्स दैट आर चीपर, जो सुमित अभी बता रहा था, चीपर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? नील, मुसुमी, प्लीज टेल मी सर, आप लोग फाइनेंस का क्लास भी करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन यू ऑल नो, यस ना। सो आपको वैसा स्टॉक चूज करना चाहिए जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू से भी उसका दाम सस्ता चल रहा है। अगर आप ऐसा स्टॉक चूज कर पाते हो और साथ में कंपनी का वैल्यू भी आप एनालिसिस कर पाते हो, तो ऐसा स्टॉक चूज करके आप कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता होने से क्या फायदा होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन हम लोग फाइनेंस के क्लास में, फंडामेंटल एनालिसिस के क्लास में काफी डिटेल्स में बातचीत करते हैं। पॉइंट इज दैट इफ यू कैन कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, जस्ट से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहीं पर भी मनी कंट्रोल, टिकट टैप, ये सब जगह में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू रिगार्डिंग डिटेल्स मिल जाता है कि मतलब इतना समझ में आ जाता है कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, हाई है, लो है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको आईटीसी उठा के बताता हूँ, ठीक है। आईटी क्या निकल के आ गया सर? आईटीआई नहीं सर, आईटीसी, बिग ब्रांड सर, बहुत बड़ा ब्रांड है। जस्ट आपको मैं अभी कैलकुलेशन तो नहीं सिखा सकता अभी, बिकॉज वो मैं फाइनेंस में ही सिखा पाऊंगा और फंडामेंटल एनालिसिस के क्लासेस में ही सिखा पाऊंगा, या तो फाइनेंस में या तो फंडामेंटल एनालिसिस में आई कैन टॉक अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज दैट्स अ टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। नाउ जस्ट जो लोग सिर्फ देखता है कि ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है और इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया है, जस्ट लुक एट हियर, क्या लिखा है? करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यस नो? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? प्लीज प्लीज टेल मी। यस सर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता है तो ये स्टॉक खरीदना चाहिए अभी भी। मैं तो सर 200 से, जब से ये 200 के आसपास में था तब से बोल रहा हूँ आईटीसी खरीदो, आईटीसी खरीदो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बिकॉज आईटीसी बहुत दूर जाएगा, अभी भी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पहुंचा नहीं है,
ठीक है, 300 350 के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्रॉस करके प्रीमियम में भी जा सकता है। करेंटली इसका बिजनेस प्रपोजल्स कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो ग्रोथ है, ठीक है। मतलब एक्चुअली इसका मेन बिजनेस सिगरेट है ना सर, सिगरेट टोबैको, लेकिन टोबैको मार्केट में आजकल इतना नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको नॉलेज के लिए एक बिजनेस का एनालिसिस 2 मिनट समझा रहा हूँ, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस, मैं आपको एक एक बिजनेस के बारे में अगर आपको समझाने का कोशिश करूँ तो उसके लिए आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा। तो जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो ना, तो आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करना सीख जाते हो। वो मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल्स में सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे टेक्निकल में क्या सिखाया जाता है, डे टू डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, मंथली पोजिशनल ट्रेडिंग, और फंडामेंटल में सिखाया जाता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज हमें भटक जाएंगे सर मेन पॉइंट से। तो बात क्या है, अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रहा है, फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बात कर रहा है। हियर अ मैनेजर ट्राइज टू पिक स्टॉक्स दैट आर चीपर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑन द अदर हैंड द स्पेक्ट्रम, देयर इज अ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा हो गया ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब चलो आपको मैं दूसरा बताता हूँ। सुमित देख, एक हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या आईटीसी का ग्रोथ बहुत हाई है? अगर उस हिसाब से देखो तो सर नहीं, ग्रोथ उतना नहीं है। अब मैं आपको रिलायंस में बात करता हूँ, बहुत ही फेमस ब्रांड है। मैं आपको दो दो कंपनी लिया, एक इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका क्या था सर, इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता चल रहा है शेयर का दाम, लेकिन रिलायंस का दाम 2620 चल रहा है, 2620। लेकिन लुक एट इज इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस, मतलब डिसीजंस दिया है, कैलकुलेशंस तो आपको सीखना पड़ेगा। करेंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्या ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए? हेलो, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? सर रिलायंस जैसी कंपनी को परचेस करने के लिए ग्रोथ कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या कॉन्सेप्ट काम करता है सर? ग्रोथ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल काफी ग्रोथ है, काफी ग्रोथ वाला कंपनी है। जैसे अदानी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज सोचोगे तब आप इसको कभी नहीं पिक कर पाओगे, लेकिन अगर आप ग्रोथ वाइज सोचोगे तो आप इसको पिक कर पाओगे। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ग्रोथ इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप वैल्यू परचेस करना चाहते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, देखना जरूर पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू यू मस्ट वॉच, ठीक है, कि कितना ज्यादा है, ठीक है, वो यू आपको वो भी देखना चाहिए। लेकिन क्या बिजनेस में ग्रोथ है? अगर ग्रोथ है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे रिलायंस लास्ट एक साल से धीरे 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 1900 से किस तरह से 2600 में पहुंचा, ठीक है, एक साल से 35% रिटर्न जनरेट किया, और काफी रिजनेबल और बहुत ही उम्दा रिटर्न जनरेट करता है। इससे भी बड़ा बड़ा कंपनीज है, लेकिन रिलायंस ना काफी स्टेबल है सर, काफी स्टेबल। मतलब रिलायंस में इन्वेस्ट करके आपको ऐसा, मतलब वो हार्ट अटैक जैसा नहीं आएगा कि अभी गिर गया अभी उठ गया, अभी उठ गया अभी गिर गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक अपने प्रोसेस में चलता है और अपना ऑब्जेक्टिव में पहुंचने वाला एक कंपनी में से एक है, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो हार्ट अटैक नहीं करता है, ठीक है। कुछ कंपनीज है अभी गिर गया अभी उठ गया, ठीक है, समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स ट्रेडर उसको लेके थोड़ा बहुत मार्केट में मैनिपुलेशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कंपनीज के बारे में बात किया जो उतना ज्यादा हार्ट अटैक नहीं करेगा। अगर मार्केट अटैक में है वो तो अलग बात, जैसे रशिया यूक्रेन वार करेगा मार्केट गिरेगा, तो उसमें रिलायंस भी गिरता है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में भी कंपनी ना गिरे अगर आप ऐसा नॉलेज गैदर कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजर। आपको बात समझ में आ रहा है? मैनेजर का मतलब क्या है कि जब मार्केट गिरे तब भी आप ना गिरे, तो मानो कि आप मैनेजर बने। हेलो, बात समझ में आ रहा है? क्या रे सुमित, नील, मौसमी, बात समझ में आया? जब मार्केट गिरता হ্যাঁ है দাদা। तब भी आप अपने अपना सर उठा के जी रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ हाई क्लास मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर आप सरवाइव कर पाते हो। हाँ, भले ही आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हो, बट आप हार्ट अटैक नहीं कराओगे इन्वेस्टर का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये भी फंडामेंटल में ही सिखा जाता है। अब कंपनी को पता है, फंड मैनेजर को पता है, ठीक है, तो एज द सेम implies that is growing at a faster rate than their peers industry and also invest most of the earning back in the business to fuel the growth। जो भी अर्न करता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रोथ कराते हैं, जैसे कि रिलायंस बिग एग्जांपल है। Similarly, there are hundreds and thousands of approaches and strategies। बहुत सारा स्ट्रेटेजी है,
जो मैनेजर यूज करते हैं, विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर. यस, दैट इज बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्यों फंड मैनेजर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फंड के अंदर वो क्या चीज देखता है. द जॉब ऑफ एन एक्टिव मैनेजर इज टू बीट द बेंचमार्क. तो एक एक्टिव फंड मैनेजर का क्या काम हो गया सर? बेंचमार्क को बीट करना. ठीक है, बेंचमार्क को बीट करना. दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए फंड मैनेजर. नाउ अभी मैं आपको थोड़ा पैसिव फंड के बारे में बताता हूँ. पैसिव फंड और एन इंडेक्स फंड. अब यही हो गया पैसिव फंड और इंडेक्स फंड. अब ये एक्टिव काम नहीं करेगा, पैसिव वे में काम करेगा. On the other hand, simply tracks the performance of a benchmark as closely as possible. आप बेंचमार्क को जितना हो सकता है ट्रैक करते जाओ. इट डज नॉट ट्राई टू आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क, बट जस्ट मैच द रिटर्न्स बिफोर कॉस्ट. कॉस्ट मतलब कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है. ठीक है, मतलब खर्चा को कम करके या खर्चा को मैनेज करके आप बेंचमार्क के साथ साथ चलोगे. बेंचमार्क मतलब निफ्टी सेंसेक्स के साथ साथ अगर चल पाओगे, दैट मीन्स इट्स ओके. So mutual fund have cost. Yes, mutual fund have cost. So the return of an index fund, broadly speaking, will be benchmark return minus cost. बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है, मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स जितना रिटर्न दे रहा है, उससे आप कॉस्ट को माइनस करो. अब ये कॉस्ट क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको. मतलब क्या खर्चा पड़ता है म्यूचुअल फंड को, वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिव में वो खर्चा नहीं पड़ेगा, बट जब म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट में बेंचमार्क को फॉलो करेगा तो उसको खर्चा पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो. एंड हाउ दिस एक्सपेंस रेशियो वर्क आई विल डिस्कस 2 minutes. सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन ए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ऑल यू आर गेटिंग इज निफ्टी 50 रिटर्न्स. आपको क्या मिलेगा? निफ्टी 50 का रिटर्न मिलेगा. इफ निफ्टी 50 रिटर्न्स 10% दिस ईयर, योर रिटर्न विल बी 10% माइनस द एक्सपेंस रेशियो. मतलब अगर 10% निफ्टी दे रहा है तो 10% तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका एक एक्सपेंस रेशियो है. सर एक्सपेंस रेशियो सिंपल बता दो ना. सर सिंपल है कि जो म्यूचुअल फंड में कंपनीज में जो मैनेजमेंट है या फिर वो किसी और मैनेजमेंट को हायर करते हैं, उनको जो खर्चा देना पड़ता है. मैनेजमेंट ऐसे ही थोड़ी ना काम करेगा. एनालिसिस आके एनालिस्ट आके एनालिसिस करेगा तो उसका खर्चा है ना सर, बिकॉज ये तो दिमाग का खेल है ना. तो ये दिमाग का दाम देना पड़ता है इनको. तो ये एक्सपेंस रेशियो में अगर मानो 2% एक्सपेंस रेशियो है तो 10 से 2% चला जाएगा, 3% है तो 3% चला जाएगा, तो आपको 7% मिलेगा. यस, ये तो है सर. अब कोई बोलेगा सर मैं डायरेक्ट करूंगा. अरे भाई डायरेक्ट कर पाते तो म्यूचुअल फंड का सहारा थोड़ी ना लेना पड़ता. ठीक है, तो बात यही है, बात यही है. समझ में आ रहा है सर? ए सुमित, मौसुमी, नील, बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ दादा. अब चलो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ. ओके सर, अब कहाँ लेके जाना आपको? सर अभी मैं आपको लेके चलूंगा इंडेक्स फंड का फाउंडर के पास, मतलब जिन्होंने ये इंडेक्स फंड बनाया. सर आपको ऐसे लोगों को स्टडी करना चाहिए, जैक बोगले. सो बिफोर यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिव फंड्स, व्हाई इंडेक्स फंड्स मेक सेंस एटसेट्रा, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट हाउ इंडेक्स फंड्स केम टू बी. कैसे आया? The story of how the first index funds came to be quite fascinating. बहुत interesting है. John C. Bogle, also known as Jack Bogle, founder of Vanguard, launched the first index fund in 1976. 1976 में इन्होंने फर्स्ट इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया. द फंड वाज कॉल्ड द फर्स्ट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रैक्ड द S&P 500. अमेरिका का है. S&P BSE हमारे यहाँ पर भी चलता है. S&P 500 इंडेक्स मतलब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, यूएसए में चलता है. द फंड वाज लेटर रीनेम्ड एज वैनगार्ड 500 इंडेक्स. S&P 500 का बाद में नाम हो गया वैनगार्ड 500 इंडेक्स. फॉर कॉन्टेक्स्ट, वैनगार्ड बेसिकली क्या है? वैनगार्ड इनका कंपनी का नाम है. ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ क्या है, क्या हुआ है, और उसके बाद मैं थोड़ा केस स्टडीज भी करूंगा. किसके ऊपर? जॉन सी बोगले के ऊपर, 5 मिनट का. सो कंसिस्ट ऑफ द 500 बिगेस्ट यूएस कंपनी. तो ये जो फंड को ट्रैक किया, किसको ट्रैक किया? 1976 में. उन दिनों यूएस का 500 बड़ा कंपनी को ट्रैक किया फंड को. एंड द इंडेक्स इज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट. इंडेक्स जो था वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब जिसका जैसा कैपिटल है उसके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से इंडेक्स बनाया जाता है. मीनिंग द टोटल फ्री फ्लोट आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस. मतलब जितना मार्केट में शेयर आउटस्टैंडिंग है उसको प्राइस के साथ इनटू करके, जिसका वैल्यू हायर होगा उसका वेट ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू कम होगा उसका वेट कम होगा, और उसी के बेसिस में इंडेक्स में उनका रेटिंग होता है. जो टॉप 50 में होगा कि टॉप 100 में होगा कि टॉप 500 में होगा,
इसको भी मैं सिखाता हूँ सर, जब मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से इक्विटी डेरिवेटिव सिखाऊंगा ना सर, तब मैं आपको इंडेक्स कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक बार देख लूंगा, अगर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये है तो आप लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसको देखें, एक बार देख लूंगा। अदरवाइज मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव में इंडेक्स बिल्डअप कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि कैसे इंडेक्स को बनाया जाता है, किस तरह से निफ्टी 50 बनता है, किस तरह से निफ्टी 100 बनता है या निफ्टी 500 बनता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। S&P कौन है सर? स्टैंडर्ड एंड पुअर इज अ वेरी बिग रेटिंग कंपनी जो बेसिकली इस तरह का एनालिसिस का काम करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल जॉब है सर, ये सब स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल जॉब है। ओके सर, वो उसके बारे में बाद में समझ में आ जाएगा। अभी आप समझो कि क्या हुआ था उन दिनों, तब जॉन सी बोगले ने क्या किया था। तो हायर द वेट ऑफ द स्टॉक इन द इंडेक्स एंड इट इज दैट सिंपल। निफ्टी एंड सेंसेक्स फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी एज वेल एज माइनस ए फ्यू टेक्निकलिटीज, ठीक है। कुछ मेथोडोलॉजी और कुछ माइनस करना पड़ता है टेक्निकलिटीज को, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जॉन सी बोगले के बारे में बताता हूँ। चलिए सर, कौन है ये जॉन सी बोगले? सर आप लोग इससे नाम सुने इनका? म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में इनका नाम हमेशा आता है। 2019 में स्टॉक मार्केट क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कशन किया था सर, जिनको म्यूचुअल फंड के एरिना में बहुत ही पावरफुल इंसान माना जाता है, जॉन सी बोगले, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, प्लीज टेल मी सर। अरे मौसमी, सुमित कनेक्टेड हो? नील? Yes, sir. ओके तो देखिए सर, जॉन क्लिफ्टन या जैक बोगले वाज एन अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस मैग्नेट एंड philanthropist. He was the founder and chief executive of Vanguard Group and is credited with creating the first index fund and avid investors and money manager himself. He preached investment over speculations, long term patience over short term action, ठीक है। लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में एक्शन लेना चाहिए। रिड्यूसिंग ब्रोकर फीस एज मच एज पॉसिबल। The ideal investment vehicle for Bogle was low-cost index fund, here over a lifetime with dividends reinvested and purchased with dollar cost averaging, ठीक है। तो इस सब बारे में इन्होंने काम किया। कॉमन सेंस, इसका कुछ फेमस किताब भी है सर, कॉमन सेंस और म्यूचुअल फंड्स, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अगर आप हो सके तो जरूर पढ़ें कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स। न्यू imperatives for the intelligent investors became a best sellers and is considered a classic with the investment community, ठीक। जिस तरह से वॉरेन बफेट को लोग पढ़ते हैं उसी तरह से जॉन सी बोगले को भी पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलर एज ग्रुप के ही हैं सर, 88, 89, ऑलमोस्ट नियर 90, ठीक है। अभी इनका ये डाइड हो गया सर, ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट अभी भी जिंदा है, ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं, 88, 89, ठीक है। तो बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट करियर के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा। इनका जो कंपनी है दैट इज वैनगार्ड ग्रुप, ठीक है, इट्स वेरी फेमस वैनगार्ड ग्रुप। देखिए सर, अमेरिकन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेस्ड इन Malvern, Pennsylvania, about 7 trillion in global assets under management. वर्ल्ड का 7 बिलियन ट्रिलियन, सॉरी नॉट बिलियन, ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इनके पास होता है सर। इट इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है ये भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। व्हाट इज ETF? टीवी में ऐड भी आता है सर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्लैक रॉक आई शेयर्स। ब्लैक रॉक के बाद सबसे बड़ा ETF है और म्यूचुअल फंड में दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। पता चल ही रहा है सर, इन्वेंटर है इंडेक्स फंड का और म्यूचुअल फंड में दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी माना जाता है सर आज के डेट में, ठीक है। 7 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है इनके नाम पे वर्ल्ड वाइड आज के डेट में। किसके नाम पे? वैनगार्ड के नाम पे, ठीक है। कितना एसेट्स है देखो, 8.1 ट्रिलियन करंट डेट में है, 18,800 लोग काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एसेट मैनेजमेंट, सब एडवाइजरी सर्विस, ये सब ये करते हैं, ठीक है। और काफी दिनों से चल रहा है, 1975 से 47 साल हो गया, 47 ईयर्स एगो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। अब वैनगार्ड के बारे में जरूर जानकारी ले, वैनगार्ड के ऊपर रिसर्च करें, आपको काफी आइडिया मिलेगा मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में स्पेशली, ठीक है। सो आप लोग बहुत बार मुझे पूछते रहते हो सर कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, चलो मैं बता दिया आपको, जॉन सी बोगले का म्यूचुअल फंड का किताब जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर आपको स्पेशलाइज्ड बनना है फाइनेंस के जगत में, स्टॉक मार्केट की जगत में, म्यूचुअल फंड के जगत में आपको स्पेशलाइज्ड बनना है तो ये सब चीज़ आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ।
ओके सर, आगे बढ़े। अभी मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि जॉन सी बोगले ने क्या किया था। जॉन सी बोगले, द क्रेजी थिंग अबाउट द फर्स्ट इंडेक्स फंड इज दैट द लॉन्च वाज एन एब्जेक्ट फेलियर। मतलब जो हुआ था, वो जो किया था वो फेलियर था एक तरह का। वैनगार्ड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको दिखाया, लेड बाय जैक बोगले, वाज होपिंग टू रेज 150 मिलियन डॉलर ड्यूरिंग द अंडरराइटिंग प्रोसेस। लेकिन कितना बना पाए थे जानते हो? सिर्फ 11.3 मिलियन। मार्केट से रेज इनको पूल करना था 150 मिलियन का, बट इन्होंने नहीं कर पाया, 11.3 मिलियन पे ही खत्म हो गया था। दे डिड नॉट इवन हैव एनफ मनी टू बाय ऑल द शेयर्स इन द इंडेक्स। इतना पैसा भी नहीं था कि वो इंडेक्स का सारा शेयर खरीदे, जो इनका ऑब्जेक्टिव था। तो जिंदगी में एक चीज तो कॉमन है सर, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। क्या बोलते हो सर? फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। लेकिन क्या जानबूझ के फेलियर होना है? नहीं नहीं, कोशिश करो, आज नहीं तो कल ऑब्जेक्टिव में पहुंच ही जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कर लिए और हो गया। जिसका ऐसा हो जाता है उनका जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो सीखते हैं ना, वो इतना ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि वैनगार्ड ग्रुप, जैसे कि जैक बोगले इन म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी चलाते हैं सर, दुनिया का, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी। समझ में आ रहा है सर? लेकिन उनका पहला वेंचर फेलियर था। मौसुमी, सुमित, नील, प्लीज टेल मी सर, समझ में आ रहा है बात? हेलो, Yes, sir. थैंक यू सर। सो व्हाट दे एंडेड अप डूइंग इज दे सैंपल्ड द इंडेक्स। इंडेक्स को सैंपल बनाया था, मतलब सैंपल करके इंडेक्स से शेयर को उठाया था। दे जस्ट बॉट इनफ स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर से स्टॉक उठाया था। मतलब जैसे कि स्टॉक्स, मतलब सेक्टर्स क्या होता है? सेक्टर्स लाइक जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा था ना सर, ये देखो, सेक्टरल इंडिसेस दिखाई दे रहा है ना, सेक्टरल। ऑटोमोबाइल है, बैंक है, एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विस है, एफएमसीजी हो सकता है, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, रियल्टी मतलब रियल एस्टेट्स, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी सेक्टर्स उठाया था, ये लोग भी सेक्टर्स उठाया था। किसका बात कर रहा हूँ मैं? जैक बोगले का, उन दिनों का बात कर रहा हूँ जो वो अमेरिका में S&P 500 पे कर रहा था, ठीक है। तो across sectors to broadly resembles an index and it worked out well in the end। लास्ट में अच्छा काम किया। if जैक बोगले had given up अगर वो गिव अप कर देता, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फेलियर हो गया था, अगर जैक बोगले आज फेलियर मतलब गिव अप कर देता, सो वी प्रोबेबली वुड हैव हैड टू वेट लॉन्गर फॉर एन इंडेक्स फंड। मतलब आज के डेट में हम लोग इंडेक्स फंड का बात करते हैं, बट ये बात हम लोग शायद कभी ना कर पाते, या फिर और देरी होता, पता नहीं। जॉन सी बोगले अगर नहीं कर पाते तो फिर कोई और कब करता, और फिर हम लोग आज इस क्लास में उसको डिस्कस करते, एंड हिस्ट्री वुड हैव बीन मच डिफरेंट। तो इतिहास थोड़ा और कुछ होता, ठीक है। सो जब भी म्यूचुअल फंड का नाम आएगा जॉन सी बोगले का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और उनका कंपनी आज भी सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी में से, मतलब सबसे बड़ा कंपनी में से एक नहीं, सबसे बड़ा कंपनी है। So even though it was launched in 1976, the Vanguard 500 index fund did not reach the 1 billion mark until 1990। 1 बिलियन तक भी वो अपना फंड को नहीं बना पाया था। As of writing this chapter, मतलब 15-16 साल में भी नहीं हुआ था। How the fund has 500 billion in assets and it is the largest mutual fund on the planet। जैसे कि मैं आपको अभी अभी बताया, 18 ट्रिलियन एसेट्स हैं इनके पास। This fund alone is bigger than entire Indian mutual fund industry। भारत में जितना पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक करके भी वैनगार्ड के पास जितना पैसा है, इतना पैसा किसी के पास नहीं है। भारत के पास ऑलमोस्ट 350 बिलियन है। सो एज फॉर वैनगार्ड, इट इज सेकंड लार्जेस्ट एएमसी इन द वर्ल्ड विद ओवर 6 ट्रिलियन इन एसेट्स। मैं आपको अभी बताया, लेटेस्ट में है 8 ट्रिलियन। नेक्स्ट ओनली टू ब्लैक रॉक, जो भी मैंने आपको बताया, विच इज क्लोज टू 7 ट्रिलियन। बट इसका भी चेंजेस हो गया। अभी वैनगार्ड के पास है 8 ट्रिलियन, ब्लैक रॉक के पास थोड़ा और ज्यादा है, ठीक है सर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बात मिलियन ईयर का भी नहीं है, बात बिलियन ईयर की भी नहीं है, ये ट्रिलियन ईयर का बात चल रहा है, ठीक है। तो हाउ टू बिकम ए ट्रिलियन ईयर, ठीक है सर। मिलियन बिलियन छोड़ो, ट्रिलियन ईयर बनो। इंडिया, आईडीबीआई प्रिंसिपल वाज फर्स्ट एएमसी। आईडीबीआई हमारे भारत में पहला जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दैट इज आईडीबीआई ने क्या किया था? इंडेक्स फंड लॉन्च किया था, ट्रैकिंग निफ्टी इन इंडिया। भारत में वो निफ्टी को ट्रैक किया था। द स्कीम लेटर बिकेम द प्रिंसिपल निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड, इस तरह का नाम आया था। बेंचमार्क एएमसी वाज द फर्स्ट टू लॉन्च निफ्टी बीज एंड इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है।
tracking the Nifty 50. Benchmark was later acquired by Goldman Sachs. ये भी एक दुनिया का बहुत ही फेमस कंपनी है सर, Goldman Sachs. इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एक दूसरा नाम है सर, ठीक है, नाम सुन के याद रखिएगा. जैसे मैं गोल्ड लिखा, देखो सर गोल्डमैन सैचेस आ गया, ठीक है. तो गोल्डमैन सैचेस ये भी बहुत बड़ा कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है. दिखाई दे रहा है सर? हाँ मौसमी, सुमित प्लीज टेल मी सर. ऐसे वैनगार्ड ग्रुप है वैसा ये भी है, ठीक है. गोल्डमैन सैच वाज फाउंडेड 1869, उससे भी पुराना है. 200 वेस्ट स्ट्रीट्स मैनहट्टन में है सर. वहां पर भी एक सॉल्ट लेक सिटी है अमेरिका में, भारत का नहीं, मतलब हमारे कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी नहीं रे बाबा, वहां का सॉल्ट लेक सिटी, ठीक है. फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट कॉर्पोरेशन बाय टोटल रेवेन्यू. इट इज कंसिडर्ड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है. इतना बड़ा कंपनी में से एक है सर. इट इज सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. सेकंड मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी माना जाता है सर. अभी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक में जाओगे तो आपको और पता चल जाएगा, अभी मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता. सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. धीरे धीरे समझ में आपको आ ही रहा है कि हम लोग किस कैटेगरी में बात कर रहे हैं. तो ये जो IDBI का जो फंड था, AMC का इंडेक्स फंड था, इसको बाद में गोल्डमैन सैचेस ने परचेज किया, गोल्डमैन सैच इंडिया, which was acquired by Reliance Mutual Fund, ठीक है. फिर गोल्डमैन सैच को किसने लिया? रिलायंस ने लिया, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने. फिर बाद में उसको एक्वायर्ड बाय निप्पॉन, ठीक है. निप्पॉन के बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे ना सर. अरे ये जो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स दिखाई दे रहा है क्या? हेलो. Yes, sir. रिलायंस को बाद में निप्पॉन ने परचेस किया, ठीक है. सो निप्पॉन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है सर. आप निप्पॉन को भी ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह का फंड निप्पॉन बेचता है, ठीक है. क्या परफॉर्मेंस है, जैसे आपको इंडेक्स में दिखा रहा हूँ, काफी बेहतरीन एक परफॉर्मेंस है इसका, 15% के आसपास. सो टुडे द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज एन इंडेक्स फंड, द SBI Nifty 50 ETF with over 60,000 crore in asset under management. Before you start thinking when did index funds become so popular in India, they are not pretty much all of the money in the ETFs inform the employees provident fund organizations. It started investing in equity since 2015 and Nifty and Sensex. ETFs were the chosen routes. आज के डेट में ETF एक बहुत फेमस हो गया सर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है. मैं आपको ETF के बारे में थोड़ा डिटेल्स और बाद में बात करूंगा चैप्टर में सर. मतलब ETF का एक चैप्टर है सर, उसमें आपको ETF के बारे में डिटेल्स बोलूंगा. The asset under management of index mutual fund is better proxy of the popularity of these funds, and as of April 2020 का जो डेटा इस नोट्स के अंदर है, they just had 8,800 crore in asset under management index mutual funds के अंदर 8,800 करोड़ के आसपास, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तरह का ETF है आज के डेट में, मतलब इंडेक्स वाइज, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड में. इसमें आपको इंडेक्स फंड दिखेगा, लुक एट दिस. गोल्ड ETF है, अदर ETFs है, फंड्स ऑफ फंड्स है, ठीक है. फंड ऑफ फंड भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है. तो पूरा अमाउंट के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना इंडेक्स फंड, कितना करोड़ का इन्वेस्ट फंड मार्केट में चल रहा है, ठीक है. ऑलरेडी मैं आपको बता दिया 8,800 करोड़ का, सो उसी को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है सर. दिस इज नथिंग कंपेयर टू दी 1,19,000 करोड़ इन एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो अभी मैं आपको डेफिनेशन ऑफ एन इंडेक्स फंड्स क्या है, सेबी क्या बताते हैं, ये बताता हूँ सर. The active versus passive debate is one of the longest running, loudest and one of the most controversial debates in finance. मतलब एक्टिव फंड में जाए कि पैसिव में जाए. पैसिव में जो पता है वो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. सो कंट्रोवर्शियल है इन फाइनेंस. I will get that later, but even when it comes to the definition of an index fund, there are widely different thoughts. Today, any fund that tracks an index is called an index fund. जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, लाइक निफ्टी को ट्रैक करेगा, सेंसेक्स को ट्रैक करेगा, उसको इंडेक्स फंड बोलेंगे. You can technically create an index companies whose name starts with the letter G and then launch a fund tracking that index. But the very first index fund was tracked by S&P 500, which is market capitalization wave index, जो Vanguard या फिर जैक्सी बोगले ने किया था. But according to the hardcore finance guys and academics, a true index fund is one that tracks broad cap weight index like the Nifty 50 और S&P 500. इनके हिसाब से हार्डकोर फाइनेंस वाले सोचते हैं कि निफ्टी 50 जैसे भारत में बहुत पॉपुलर है, S&P 500 न्यूयॉर्क में बहुत पॉपुलर है, इस तरह के कंपनी को ट्रैक करना इंडेक्स फंड का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है.
अभी आपके मन में सवाल है सर थोड़ा और डिटेल्स बताओ, चलो सर और डिटेल्स में जा रहे हैं। डू इंडेक्स फंड्स वर्क, क्या इंडेक्स फंड काम करता है सर? You may be wondering given that index fund just track a benchmark and not seek to outperform. वो सिर्फ benchmark को follow करता है या track करता है, outperform नहीं कर पाता। How do they even make sense? It is fair questions. Outperform मतलब किसी को cross करके निकलना is always better than just benchmark return, right? Let's unwrap this. There are a bunch of complicated ways this can be answered, but here is the gist. If you think about it, markets are a zero sum game. मतलब मार्केट आपको कभी भी जीरो बना सकता है। मीनिंग फॉर एवरी पर्सन मेकिंग मनी समबडी हैज टू लूज मनी, है ना सर? जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ? अगर किसी को पैसा मिलेगा तो किसी का पैसा जाएगा। क्या बोलते हो? डू यू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी? हाँ सर, मार्केट्स आर अ जीरो सम गेम। दैट मीन्स अगर एक बंदा पैसा बनाता है तो दूसरे बंदा का पैसा लूज होता है। यस और नो? प्लीज टेल मी सर। मौसमी समझ में आ रहा है? ऐसे तो सुमित नील सबको समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कॉस्ट। मार्केट पार्टिसिपेंट रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कॉस्ट, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, ये वैनगार्ड से ही लिया गया है सर। जैसे एक एसेट्स है जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका लो है, इसमें आपने इन्वेस्ट किया, फंड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मार्केट बेंचमार्क यहाँ पर है, आप बेंचमार्क को भी तोड़ दिए, ठीक है। और ये जो एसेट्स है, जैसे आउट परफॉर्मिंग कर दिया आपने एसेट्स को, मतलब कंपनी का जो एसेट्स है उसको आउट परफॉर्म कर दिए, लेकिन आपका कुछ कॉस्ट भी है जो आप पैसिव फंड में स्पेशली आपको खर्चा करना पड़ता है। अब आपका ये कॉस्ट क्या है वही मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कंपनी ने ऐसा ऐसा फंड तो चूज कर लिया, ऐसा ऐसा कंपनी तो चूज कर लिया जिस कंपनी अंडर परफॉर्मिंग है और वो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कॉस्ट का क्या होगा। तो क्या है सर? दिस मीन्स दैट ऑल एक्टिव मैनेजर्स कलेक्टिवली कैनॉट बीट द मार्केट। सारे के सारे मैनेजर्स एक साथ बीट नहीं कर पाएगा। द रीजन इज कॉस्ट एंड दे आर द बिगेस्ट ड्रैग ऑन द परफॉर्मेंस। नाउ थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। Forget that you read the previous paragraph for a minute and let's look at cost. An active mutual fund seeks to outperform any index. कोई भी active mutual fund किसी भी मोमेंट में किसी भी इंडेक्स को आउटपरफॉर्म करना चाहेगा, which means it needs to resource to do so. But इसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स हायरिंग अ बंच ऑफ एनालिस्ट। इसके लिए आपको बड़े बड़े एनालिस्ट को हायर करना पड़ेगा। गेटिंग द बेस्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, द बेस्ट रिसर्च, द बेस्ट टूल्स, ठीक है। जैसे वर्ल्ड में बहुत फेमस टूल्स है, जैसे कि ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन मार्केट रिसर्च दैट यू एंड अदर थिंग्स। ब्लूमबर्ग आप सर्च कर सकते हो, इसको फॉलो भी कर सकते हो आप। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट मतलब रिसर्च के बारे में ब्लूमबर्ग काम करते हैं। वेरी वेरी फेमस कंपनी सर। ब्लूमबर्ग गोल्डमैन सैचेस के साथ भी काम करते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कंपनी, ठीक है। गोल्डमैन आईएनसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बहुत ही फेमस है सर। आप चाहो तो ब्लूमबर्ग में जाके इसका भी डिटेल सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सर, सर आपको क्या बताऊं, आपको दुनिया भर का बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग इज अ प्राइवेटली हेल्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर डेटा एंड मीडिया कंपनी। बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू से इनके पास काफी एनालिसिस होता है। मिडिलटन मैनहट्टन न्यूयॉर्क का कंपनी है। थॉमस सेकुडा, डोकन मैकमिलन, चार्ल्स जैगर, 12% ओनरशिप इन्वेस्टमेंट मेरिल लिंच। बहुत ही फेमस कंपनी है सर। ब्लूमबर्ग क्या करते हैं, इनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से, टर्मिनल के थ्रू से डेटा को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डेटा सर्विसेज एंड न्यूज टू फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द ब्लूमबर्ग टर्मिनल, ठीक है। अब ब्लूमबर्ग के बारे में आप बाद में डिटेल्स रिसर्च कर लीजिए सर, बट आपको मैंने ये ब्लूमबर्ग का टावर है न्यूयॉर्क में, वही दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज फुल्ली अप टू यू। इसका बहुत सारा काम है, बिजनेस न्यूज चैनल भी चलाते हैं ब्लूमबर्ग। वेयर बोल के एक है सर, वेयर के साथ जुड़ के न्यूज भी है इसका, बट मेनली ये सॉफ्टवेयर टर्मिनल के हिसाब से काम करता था, ठीक है। अभी भी करता है, वही उसका मेन बिजनेस से स्टार्ट किया था सर, ठीक है। सो बेसिकली बात यही है कि जो रिसर्च टूल्स है मार्केट में, ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे आज के दिन में स्क्रीनर, टिकट टैप, ये सब कंपनीज भी है ना, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये सब बेसिकली रिसर्च टूल्स है। सो दैट यू हैव एंड अदर थिंग्स एंड दिस डज नॉट कम चीप। ये सब सस्ता में नहीं आता एंड देयर आर कॉस्ट इन्वॉल्व। एंड हाउ मच? लेट्स कंपेयर द एक्सपेंस रेशियो ऑफ एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। As a money control shows the category average expense ratio, which allows you to quickly get a sense
मनी कंट्रोल में जाओगे तो आपको दिखेगा द कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ एक्टिव म्यूचुअल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इज 1.28%। मतलब डायरेक्ट प्लान में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट 1.28% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है सर। ठीक है, इसका मतलब है ये देखो सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है सर, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान डिविडेंड एक्सपेंस रेशियो दिखाई देगा आपको। देखते हैं सर यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिलता है कि नहीं। से फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेज का है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स, ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो के बारे में अब रिसर्च करोगे ना आपको इसका एक्सपेंस रेशियो का नॉलेज दिखाई दे देगा सर। ठीक है, जब भी किसी स्टॉक के बारे में आप रिसर्च करोगे, ये देखो सर वैल्यू रिसर्च रेटिंग, ठीक है, कितना एक्सपेंस रेशियो है। तो बेसिकली मैं आपको एक्सपेंस रेशियो अभी समझा देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो कैसे काम करते हैं। तो एवरेज में 1.28% देखा जाता है। ठीक है, बाकी अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिया था बट इसको ना मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड सर। जैसे इसका भी है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का 1.05 बता रहा है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ये मनी कंट्रोल से लिया गया है, आप भी चेक कर सकते हैं सर। ठीक है, 1.05%, 1.28% कैटेगरी एवरेज, मतलब कैटेगरी एवरेज से कम सस्ता में ये एक्सपेंस रेशियो दे रहा है। ठीक है, टोटल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझा देता हूँ। रुकिए, The average expense ratio will be far higher for regular plans. Regular plans में और ज़्यादा होता है. That is almost a 1% difference. Though this might seem small, cost compound over a long period and significantly eat into your returns. If you are invest on coin, मतलब जीरोधा कॉइन के थ्रू से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, you have या फिर किसी डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो, you have already realized this and made this smart choice. मतलब उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट मिलेगा तो आपको थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, वही बताया जा रहा है। बट जस्ट टू रिटरेट, यू कैन यूज द सेविंग्स कैलकुलेटर ऑन कॉइन। ठीक है, ये सब अलग बात है सर, लेकिन मैं आपको जो समझाने जाना चाहता हूँ सर कि अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट प्लान यूज करेगा वो ऑलमोस्ट 0.6% या 1.6%, से फॉर एग्जांपल 10,000 का एसआईपी कर रहा है ओवर 20 ईयर्स, दैट टीनी 1% डिफरेंट विल कॉस्ट यू 12.8 लाख। कैसे, जस्ट आप यहाँ पर नजर डालें, ये देखिए सर, आपको अभी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेविंग्स में क्या होता है। एसआईपी करोगे पर मंथ आपको 10,000 करके देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड के लिए, ड्यूरेशन 20 साल का है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। तो आप अगर इसका 1% करोगे ना तो आपको पता चलेगा सर कितना, 1.28% के आसपास या 1% के आसपास अगर आप देखोगे तो आपका 12.87 लाख का सेविंग्स है। तो डायरेक्ट प्लान में 0.61 का है, रेगुलर में 1.67 का है। मतलब डायरेक्ट प्लान में आपका खर्चा पड़ता है, मतलब आपका एक्सपेंस रेशियो है 97 लाख, रेगुलर में आपका है 84.4 लाख। ठीक है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स जो आपको मिलेगा, तो बेसिकली डायरेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 97 लाख का, एक्सपेंस रेशियो को कट करने के बाद 0.61%, रेगुलर में है 1.67, जिसके बाद में आपका वैल्यू पड़ता है 84.4 लाख। तो जस्ट 97 से 84 को हटाओ सर, आप देखिएगा आपका 12-13 लाख का आसपास का खर्चा, मतलब बेसिकली आप सेव कर सकते हो किसमें, डायरेक्ट प्लान में। कैलकुलेशन समझ में आया सर कुछ। बेसिकली डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होगा बिकॉज आप डायरेक्टली करोगे, लेकिन रेगुलर प्लान जो होता है वो बेसिकली काफी सारा रूट होके काफी सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू से जाता है, तो इस केस में थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन रेगुलर में आपको एडवाइजरी अच्छा मिलता है, डायरेक्ट में आपको एडवाइजरी नहीं मिलता। अगर आपका खुद का नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए मुश्किल होता है, बट रेगुलर में आपको एडवाइजरी वगैरह मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा रेशियो एक्सपेंस ज्यादा होता है। मौसमी, सुमित, प्लीज टेल मी सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नील, हेलो, ये कैलकुलेशन डिफरेंस ही है जो आपका कॉस्ट को ना बचाता है। सर, नहीं समझ में आया? ना। अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। देख, ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे ये एक फंड है, क्या नाम है फंड का, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इस फंड का मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि इस फंड के लिए आपने एसआईपी कितना किया,
10,000 करके, ठीक है। कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए। अब एक हिसाब बता रहा है कि आपका जो अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हो, आई थिंक मौसमी तो भूल गया डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का डिफरेंस। डायरेक्ट प्लान में तुम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो ना? है सर। जैसे जीरोधा कॉइन, ठीक है, या ईटी मनी वगैरह के थ्रू से भी किया जाता है, ठीक है। जैसे जीरोधा कॉइन के थ्रू से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, से फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड में जाते हो, ठीक है, यहाँ पर जाके आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में लॉग इन करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो सर, देयर आर लॉट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज करो, एक्सिस है, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, बिरला सन लाइफ, कुछ भी चूज करो। अगर आप डायरेक्ट फंड चूज करते हो ना, तो डायरेक्ट फंड के थ्रू से क्या सुविधा होता है आपका, आपका कॉस्ट कम पड़ता है, ठीक है। ये देखो क्या एक्सपेंस रेशियो क्या बता रहा है, 0.21% आदित्य बिरला का ये फंड। एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो वही हिसाब आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं, कि अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू से, लेकिन डायरेक्ट प्लान आपको अगर आपको नॉलेज है तभी कर पाओगे। रेगुलर प्लान में आपको अलग अलग एडवाइजरी प्रोसेस में जाना पड़ता है ना, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि 20 साल बाद अगर आपका वैल्यूएशन जो 10,000 का पर मंथ का आपने एसआईपी किया, इसका वैल्यूएशन अगर इसका 97 लाख दिखाई दे रहा है, लेकिन रेगुलर में इसका वैल्यूएशन है 84 लाख का, बिकॉज रेगुलर में रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, रिटर्न तो 12% है, बट एक्सपेंस रेशियो इसमें 1.67 है। मौसमी इट्स अ बेसिक मैथ्स। 97 लाख इसका वैल्यू है, 10,000 करके 20 साल का इन्वेस्टमेंट 12% रेट में 97 लाख, 10,000 करके पर मंथ 12% रेट में आपका रिटर्न है 84.4 लाख, बट इसका एक्सपेंस भी है। डायरेक्ट प्लान में 0.61, रेगुलर प्लान में 1.67, तो आपका कम से कम 13 लाख रुपया क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्लान में सेव होगा। अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हो, आपका परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, 13 लाख एक्स्ट्रा आपका खर्चा हो जाएगा। अब समझ में आया? है सर। ठीक है, ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या फर्क है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं समझा के रखा था। प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड को, ठीक है। सो नील सुमित समझ में आ गया? नील का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ये चीज देखो नॉलेज के बेसिस पे है। अब डायरेक्ट प्लान तभी चूज कर पाओगे अगर आपको नॉलेज है, अगर नॉलेज का थोड़ा प्रॉब्लम है तो फिर डायरेक्ट प्लान से दिक्कत हो सकता है, आप रेगुलर प्लान में जाओ, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा पर रिटर्न तो जरूर मिलेगा। So assuming that an active mutual fund is charging 1.5% is benchmark to Nifty 50, for example, and let's assume that the Nifty 50 index charge 0.10%. Right out the gate, and the active fund is at disadvantage and has to generate 1.4% just to keep up with the benchmark. And I am not even talking about outperforming benchmark. Index fund, on the other hand, are extremely cheap. SBI Nifty ETF charges 0.007% for comparison. The reason why index funds and ETFs are cheap is that they don't need highly paid star fund managers, रिसर्च टीम्स एक्सेट्रा, मतलब ज्यादा रिसर्च टीम का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए ETF वगैरह में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, बिकॉज जस्ट ट्रैक करना पड़ता है, एंड ऑल दे हैव टू डू इज टू कॉपी एन इंडेक्स एंड दैट्स इट। वो निफ्टी को कॉपी करेगा, वो सेंसेक्स को कॉपी करेगा, तो आपका जो रेगुलर फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो जाता है इंडेक्स फंड में। समझ में आ रहा है ना सर? एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा आपका। जैसे कि मैं आपको मीरा का जो ये रेगुलर फंड था, ये जो एसेट लार्ज कैप फंड था, इसमें डायरेक्ट प्लान था, ग्रोथ फंड था, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चूज करते हो, जैसे इंडेक्स फंड का क्या सुविधा होता है सर, इंडेक्स फंड में आपका ये जरूरत नहीं पड़ता, रिसर्च टीम की जरूरत नहीं पड़ता, जस्ट आपको इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर इंडेक्स खराब करेगा तो आप भी खराब करोगे, लेकिन इंडेक्स अच्छा करेगा तो आप भी अच्छा करोगे, रिस्क यही है, ठीक है। आप मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इतना तो समझ में आ गया सर? मौसमी बॉल बुझते पारली की पारली ना, सुमित नील बोलो। अगर হ্যাঁ अभी भी দাদা। डाउट है क्या अभी भी कुछ? না না। মৌসুমীর আছে মনে হচ্ছে নাকি? এনি ডাউট মৌসুমী বল? है सर। না স্যার না হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম না। है। ডাউট আছে? ना ना।
हाँ ওটাই জিজ্ঞেস করছে, ঠিক আছে। तो बेसिकली अब कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स लुक एट द historical performance of active funds and index funds. I know at this point you are thinking about those huge past returns displayed prominently on AMC sites, Value Research and elsewhere. S&P, the world's largest index provider, publishes a semi-annual report called S&P Indices versus Active Scorecard. This report looks at the performance of active funds versus standardized benchmark period, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ठीक है। इस तरह का जैसे आप अलग अलग फंड में देखते हो, हाउ द इंडियन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैव फेयर्ड एंड ऑफ 2019, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। On 5 year, 82% of active large cap funds have underperformed S&P BSE 100 index, which consists of the 100 largest Indian company by market capital, ठीक है। तो ये तो आप ट्रैक करोगे, मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप फंड में जाके देखो कि वो इंडेक्स को तोड़ पाया कि नहीं तोड़ पाया, ठीक है। ये देखो, जैसे निप्पॉन, IDFC निफ्टी, ठीक है, एक साल में, अच्छा एक साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 1 ईयर के हिसाब से, तो नहीं कर पाया मोतीलाल ओसवाल। निफ्टी 50 में किया था, रिटर्न परसेंटेज नहीं कर पाया सर, ठीक है। अच्छा, सभी कोई नेगेटिव में है सर, 1 ईयर के बेसिस में देखो तो इंडेक्स फंड के हिसाब से सभी कोई नेगेटिव में जा रहा है। सबसे बेस्ट है मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, वो भी -0.83। लेकिन निफ्टी का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास का रिटर्न निफ्टी एक साल में दिया अभी तक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके 3 साल करता हूं तो देखो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जस्ट लुक है, हाँ, एक साल के बेसिस में ऑब्वियसली नेगेटिव है, बट IDFC निफ्टी 3 साल के हिसाब से अगर देखो तो रिटर्न जनरेट किया है 17%। और 3 साल के हिसाब से अगर मैं आपको निफ्टी दिखाता हूं तो चलो एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी का 3 इयर्स रिटर्न परसेंटेज थोड़ा देखेंगे सर, 3 इयर्स, एक साल, 5 साल, अच्छा यहाँ पर 3 साल का नहीं दे रहा है। मैं 5 साल के हिसाब से 74% मैक्सिमम देखूँ तो 3 साल मतलब 3 साल मतलब 3 साल मतलब ये 19 से होगा ना सर, तो 19 से अच्छा रिटर्न ही दिया है सर, ठीक है। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि 3 साल का रिटर्न परसेंटेज कितना था, उसका रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाता है, मिल जाएगा सर, बहुत सारे एरिया है, तो आप समझ सकते हो कि 3 साल में मार्केट कितना रिटर्न दिया है और ये फंड कैसा परफॉर्मेंस किया है। 17% इज नॉट अ बैड रिटर्न सर, ऑब्वियसली नॉट अ बैड रिटर्न एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिटर्न। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 16.9 किया है, ICICI प्रूडेंशियल 16.85% रिटर्न क्रिएट किया है। तो एक साल में रिटर्न अच्छा नहीं है, बट 3 साल 5 साल लॉन्ग टर्म में ही रहना चाहिए इंडेक्स फंड वगैरह में। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको बार बार बोलूंगा। सो ये तो मैं आपको इंडिया वाला बता दिया, आप फॉरेन वाला भी चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको काफी सारा मैं आज US का भी बात किया। तो व्हाट इज बॉटम लाइन, मतलब अल्टीमेट मैटर क्या है। Based on the numbers at any given point, your chances of picking a consistently performing active funds is odds then 50-50 ratio. In the case of large cap, it's consistently odds and it's going to get odds as Indian capital market deepen. Let's take the case of large cap and there are 40 AMC, almost 40 बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एंड 40 लार्ज कैप फंड्स भी है। ब्रॉडली स्पीकिंग एवरीबडी pretty much has access to the same information, सबके पास ही, मतलब हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही सेम इन्फॉर्मेशन है एंड एवरीबडी कैन ओनली इन्वेस्ट इन टॉप 100 स्टॉक। हर कोई 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है। आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इज नॉट सेम, है ना, यही तो चाहेगा, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन है, सबके पास ही पैसा है, सभी कोई आउट परफॉर्म करना चाहेगा। नॉट टू मेंशन द कॉस्ट डिसएडवांटेज दे हैव वर्सेस इंडेक्स फंड्स, ठीक है। सो इंडेक्स फंड का जो कॉस्ट डिसएडवांटेज है बाकी फंड में, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड देयर इज आल्सो एन इशू ऑफ फंड जस्ट हगिंग बेंचमार्क, सिर्फ बेंचमार्क को हग कर रहे हैं, विच इज क्वाइट कॉमन। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लोजेट इंडेक्सिंग, मतलब जस्ट इंडेक्स को टच किया। मोस्ट फंड्स डोंट डिविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द बेंचमार्क एंड आफ्टर एक्सपेंसेस दे आर गारंटीड टू अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। मतलब एक्सपेंस रेशियो तो रहेगा ना सर, कम से कम 1.5% 2% का रह ही जाता है रेगुलर हो तो, डायरेक्ट हो तो थोड़ा कम रहेगा, फिर भी 1% के आसपास। तो इंडेक्स को एग्जैक्टली टच करना पॉसिबिलिटीज मार्केट में दिखता नहीं है। देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस। फेम्ड रिसर्चर माइकल माउबोशिन इन दिस चैप्टर टर्म द पैराडॉक्स ऑफ स्किल, ठीक है, कुछ स्किल भी इन्होंने बताया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये माइकल माउबोशिन क्या बैटर में बात कर रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा सुन लीजिए क्या बताते हैं।
in cases where 2 or more players have the same level of skill. Point to be noted sir, very interesting point में बात करने जा रहा हूँ. अगर दो प्लेयर के अंदर सेम स्किल है, whether that skill is high or low does not matter. मतलब स्किल उन दोनों के बीच में हाई है कि लो है फर्क नहीं पड़ता. The skills of the players offset one another. मतलब इट्स लाइक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेम लेवल ऑफ टीम है, ठीक है, या तो ये जीतेगा वो तो वो जीतेगा, ठीक है. अब इसमें लक फैक्टर करेगा. Players offset one another and luck becomes the primary determinant of the outcome because सबके पास सेम नॉलेज है, सबके पास सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है. अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा लक फेवर करता है. प्लेयर्स कैन बी एथलीट्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स. इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टर्स को प्लेयर्स कहा जाता है, बिजनेसमैन को प्लेयर्स कहा जाता है. ये इकोनॉमिक्स में यूज होता है सर. तो इन मेनी कॉम्पिटिटिव realms including investing, the skills of the participants have improved on an absolute basis but have shrunk on a relative basis. तो एब्सोल्यूट बेसिस में इंप्रूव हो जाएगा बट रिलेटिवली कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई तो डूबेगा. जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीम अच्छे हैं बट जिस दिन मैच हो रहा है या तो एक जन हारेगा या तो एक जन जीतेगा, है ना. तो एब्सोल्यूट बेसिस में इंप्रूव हो सकते हैं दोनों, कभी ये जीतेगा कभी वो, लेकिन एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से देखो तो कोई ना कोई तो श्रंक करेगा ना सर. तो टुडेज इन्वेस्टर हैज वास्टली मोर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जो पहले से काफी ज्यादा है. द प्रॉब्लम इज दैट investors broadly speaking have gotten much better, which means that the difference between the skill of the best and the average participant is not as great as it used to be. मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, कोई किसी के पास बहुत अच्छा नॉलेज मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलता था, किसी के पास कुछ नहीं था. बट आजकल ये मोनोपोली नहीं है सर. आजकल ऑलमोस्ट सभी के पास सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिकॉज दुनिया अभी क्या हो गया सर, सोशल मीडिया में आ गए हैं सर. तो इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, सभी के पास ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अवेलेबल है. तो आपको बेस्ट तो बनना ही है, अब बाद में लक मैटर करता है, ठीक है, कौन बेंचमार्क को तोड़ेगा, ठीक है. सो फार व्हेन आई से एन इंडेक्स फंड, आई हैव मेड इक्विटी इंडेक्स फंड ग्लोबली इन द लास्ट 5 to 10 years. इंडेक्स फंड्स इंक्लूडिंग डेब्ट इंडेक्स फंड्स हैव एक्सपीरियंस्ड फेनोमेनल ग्रोथ दुनिया भर में. बॉन्ड ETFs रिसेंटली क्रॉस द 1 ट्रिलियन मार्क इन यूएस. अब जो यूएस में हो रहा है वो आज नहीं तो कल इंडिया में होने का चांसेस बढ़ता है. In case you are wondering if there are any debt index funds in India, these are very early days for equity index funds, let alone debt index funds, except for the recently launched Bharat Bond ETF. एक आया है, I think सुमित को पता होगा, एक भारत बॉन्ड ETF मार्केट में बहुत एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है. एंड फंड ऑफ फंड वी डोंट हैव एनी डेब्ट इंडेक्स फंड्स, ठीक है. तो भारत में भी डेब्ट इंडेक्स फंड्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बट इक्विटी इंडेक्स फंड्स पॉपुलरिटी मिल चुका है, ठीक है. सो धीरे धीरे इंडिया में भी ये सब आ जाएगा, बिकॉज यूएस से ही तो ये सब चीज नॉर्मली बिल्डअप होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. So the Indian debt market are very teeny and notoriously illiquid except for government securities and best AAA rated bonds. Most other bonds trade sparingly and unique, unlike equities which trade on exchanges, and there is transparent price discovery. Most of the trading activity in bond happen over counter or off market. It is same even in US where the debt market is bigger than the equity market. इंडिया में भी डेब्ट मार्केट इक्विटी मार्केट से बड़ा है. मैं आपको डेब्ट मार्केट के बारे में बहुत सारा क्लास दिया, ठीक है. आई होप कि आपको डेब्ट मार्केट पता है, आप लोगों ने चर्चा में हो, ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर कि धीरे धीरे डेब्ट बेस्ड इंडेक्स फंड्स भी आ जाएगा, ठीक है. सो अल्टीमेटली एक लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्टिव वर्सेस पैसिव. आफ्टर रीडिंग ऑल दिस यू माइट बी वंडरिंग इफ यू शुड चूज एक्टिव और इंडेक्स फंड्स. एक्टिव और इंडेक्स फंड्स, इट इज नॉट एक्टिव और पैसिव बट एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव. यू कैन मिक्स बोथ इन योर पोर्टफोलियो. अब एक्टिव फंड में भी जाइए जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और आप इंडेक्स को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है. एंड हैव एलोकेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, मतलब आप कितना सह सकते हो. बट ऑलवेज पिक ए फंड दैट हैज अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड स्टिक इट्स स्टेटेड मैंडेट. मतलब आप वैसा फंड चूज कीजिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड लंबे समय के लिए अच्छा है, ठीक है. तो जैसे आपको मैं अलग अलग फंड दिखा रहा हूँ, आप इसका लंबे टाइम के लिए 5 साल के ऊपर देखो कि इसका ग्रोथ रेट कैसा है. तो ये सब फंड का क्या है ना, इनका चूजिंग अच्छा होता है. ये एक बेसिक आइडिया है सर, ठीक है. So, before the SEBI scheme recategorization exercise, funds did not have any restrictions on how they could invest. Some funds used to be labeled large cap and used to invest in mid cap and small caps to juice returns. So, picking a fund where the manager does what he says in it is important. Fund with cowboy managers pretty much always end up as disasters. ठीक है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो कई बार मुश्किल में डाल देते हैं. So, I have also mentioned exchange traded funds in this chapter. मैं आपको आगे आगे ETF के बारे में भी बात करूंगा, तो मैं आपको ETF के बारे में बात करूंगा. They are also similar to index funds. बार बार बता रहा हूं मैं सर, इंडेक्स फंड्स ETFs इज ऑलमोस्ट सेम. तो इसका भी चर्चा मैं आपको ETF चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स में करूंगा कि ETF आजकल बहुत फेमस हो गया सर, ठीक है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स,
जैसे इंडेक्स फंड इज ऑल्सो फेमस, ETF भी बहुत फेमस हो रहा है, तो उसका चर्चा भी आगे रहेगा आपके साथ। अच्छा, मैं सोचा था कि आज आपको आर्बिट्रेज भी बता दूं, बट आर्बिट्रेज में आपको आज नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। एक ही दिन में सारा का सारा फंड थोड़ा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली लास्ट वीक वेदर कंडीशंस के कारण क्लास नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा था आज दोनों बता देंगे, बट पॉसिबल नहीं है सर एक दिन में इतना सारा चीज़ बताना। आर्बिट्रेज के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, और आर्बिट्रेज थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आर्बिट्रेज बोलने के बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न के बारे में बात करूंगा। आर्बिट्रेज के बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न, किस तरह से म्यूचुअल फंड रिटर्न को मेजर करना चाहिए, या रोलिंग रिटर्न क्या है, इस तरह से धीरे धीरे। और फिर एक्सपेंस रेशियो, जो आज थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लग रहा था, मैं आपको एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी स्पेशल पॉइंट में बात करूंगा। ओके मौसमी, सो डोंट वरी अबाउट एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, सो अगला और 4-5 क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग म्यूचुअल फंड को कंप्लीट कर देंगे। और जिनका म्यूचुअल फंड का एग्जाम्स है, लाइक NISM का एग्जाम जिनका है, उनको मैं बस इतना बोलूंगा, सैंपल सैंपल क्वेश्चन पार्टी हो। यस सर, मॉक टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को इस वीक के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग घर में बैठे बैठे जो भी करेगा मेरे को प्लीज, जैसे सुमित करेगा, अगर और किसी को देना है NISM का एग्जाम प्लीज मुझे बताएं, मैं उनको मॉक पेपर भी जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, कभी भी दे ओके, सकते हो मॉक टेस्ट। हाँ बोलो। पार्टी दे কিন্তু মক পেপার গুলো। ये सुमित पाठी होगा, ठीक है। ओके।